चढ़कर गिरना, गिरकर चढ़ना, यही तो चींटी का भाग है, सफल वही होगा जिसमें लगी आग है। नमस्कार साथियों, मैं प्रशांत कुमार बैरवा आप सभी के लिए मेरा दूसरा वीडियो लेकर आया हूं। पिछले वीडियो में हमने बात की थी कि मैथमेटिक्स क्या होती है, मैथमेटिक्स के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, और तब हमने थोड़ी बहुत बात की थी नंबर सिस्टम की। हमने इंट्रोडक्शन समझा था कि हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो आज हम नंबर सिस्टम का पार्ट 1 स्टार्ट करने वाले हैं, जिसके अंदर हम नंबर सिस्टम, नंबर्स क्या होते हैं, न्यूमरल्स क्या होते हैं, डिजिट्स क्या होते हैं, संख्याएं क्या होती है, अंक क्या होती है, साथ ही साथ हम संख्याओं का या नंबर सिस्टम का या नंबरों का वर्गीकरण किस प्रकार करते हैं, हम उन बारे में आज बात करेंगे। तो साथियों, सबसे पहले नंबर क्या होता है। नंबर यानी कि संख्या इज एन एंटिटी टू डिफाइन क्वांटिटी और ऑर्डर, यानी कि किसी भी वस्तु की मात्रा या क्रम को बताने के लिए जो चिन्ह या जो एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्ट है उसे हम कहते हैं नंबर। जैसे कि 1 2 3 4 5, अगर मैं 5 बोलता हूं तो 5 बोलना, 5 लिखना या 5 चीजें दर्शाना, इन सभी से मेरा मतलब है कि वहां उन वस्तुओं की 5 बार आवृत्ति है या 5 वस्तुएं जो है मेरे पास उपलब्ध हैं। वहीं दूसरी ओर मैं बात करूं न्यूमरल्स की, तो न्यूमरल्स जो हैं संख्याओं को प्रदर्शित करने के लिए जिन सिंबल्स का, जिन चिन्हों का हम इस्तेमाल करते हैं उन्हें हम कहते हैं न्यूमरल्स। तो न्यूमरल्स हम देखेंगे, आपने हिंदी में कभी टेलीमार्क्स में देखा हो, सीधा डंडा खींच देते हैं, वो भी हमारा 1 होता है। हम इंग्लिश में लिखते हैं, वो भी हमारा 1 है। हम इंडो अरेबिक जो न्यूमरल सिस्टम है, जिसके बारे में हमने थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन स्टार्ट किया था, वो भी हमारा 1 है। एक हम देवनागरी लिपि में लिखते हैं, वो भी हमारा 1 है। तो हमारे पास ये न्यूमरल्स हैं, अलग अलग तरह के सिंबल्स हैं, अलग अलग तरह की संख्याओं को दर्शाने के लिए। अब हमारे पास जो संख्याएं हैं यानी कि जो नंबर्स हैं, वो हमारे पास 2 प्रकार के हैं। हम शुरू से ही इन संख्याओं को इस्तेमाल तो करते आ रहे हैं, इन दोनों प्रारूपों को भी इस्तेमाल करते आ रहे हैं, पर कभी भी हमें इनका मतलब नहीं पता था। तो आज हम वो भी जान लेते हैं। सबसे पहली बात आती है कार्डिनल नंबर। कार्डिनलिटी का मतलब होता है कि कितना, मात्रा। तो मात्रिक संख्याएं या कार्डिनल नंबर्स वे नंबर्स होते हैं जो किसी वस्तु की मात्रा दर्शाने की काम आते हैं, जैसा कि 1 2 3 4 5। इनके आगे आप कोई भी क्वांटिटी लगा देंगे, जैसे 5 मीटर, 6 किलो, 2 लीटर। ये सारी जो संख्याएं हैं 1 2 3 4 5 अनंत तक जो संख्याएं हैं वो हमारी होती हैं कार्डिनल संख्याएं। उसके बाद हम बात करें ऑर्डिनल की। ऑर्डिनल, ऑर्डर, ऑर्डिनेंस, ये जो नाम से ही हमें पता चल रहा है कि ये ऑर्डर के बारे में बात कर रहा होगा, यानी कि इसे हम हिंदी में कहते हैं क्रमानुगत। हाँ, बिल्कुल सही लिखा है, क्रमानुगत संख्याएं, जिसका मतलब होता है पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, या इंग्लिश में कहें 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, ये हमारी जो है ऑर्डिनल संख्याएं हैं। उसके बाद हम बात करते हैं न्यूमरल और डिजिट के अंदर डिफरेंस, या न्यूमरल और डिजिट और नंबर के अंदर डिफरेंस। नंबर हमने समझा कि नंबर एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट है, यानी कि किसी वस्तु की एंटिटी को या उसके ऑर्डर को बताने के लिए जिस कंसेप्ट को हम काम में लेते हैं उसे हम कहते हैं नंबर। पर उस नंबर को दर्शाने के लिए जिस सिंबल को हम काम में लेते हैं उसे हम कहते हैं न्यूमरल। और उस न्यूमरल की कितनी बार आवृत्ति हुई है या एक संख्या में कितने अलग अलग न्यूमरल है, उन संख्या को, उन न्यूमरल्स की एक नंबर में, एक संख्या में संख्या, एक नंबर में नंबर, उसे हम क्या कहते हैं डिजिट, यानी कि नंबर ऑफ न्यूमरल्स इन अ नंबर। जैसा कि मैं एग्जांपल के तौर पे आप समझाना चाहूंगा, आप देख रहे हैं 12 या 12, तो 12 जो है इसके अंदर 1 और 2 अलग अलग प्रकार के डिजिट्स हैं, 2 अलग अलग प्रकार के डिजिट्स हैं। और कितने हैं? 1 2, तो हम इसे क्या कहेंगे? 2 डिजिट्स हैं। इसके अंदर न्यूमरल्स कितने हैं? इसके अंदर न्यूमरल्स हैं 2। अगर मैं यही उदाहरण अलग से लिखूं 1 2 1 1, तो मेरे पास यहां पर न्यूमरल तो 2 हैं पर डिजिट मेरे पास 4 हैं, और संख्या मेरी कितनी है? 1, यानी कि न्यूमरल तो मेरे पास 2 हैं, डिजिट मेरे पास 4 हैं, और नंबर मेरे पास क्या है? 1 है। उसके बाद हम बात करते हैं डिजिट पे भी हम काफी सारे सवाल करेंगे। एक बार मैं इधर का पोर्शन कंप्लीट कर लूं, ये बेसिक हमारा कंप्लीट हो जाए, उसके बाद हम डिजिट पे काफी सारे सवाल आज करने वाले हैं आज की क्लास में। तो उसके बाद हम आते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स पे, यानी कि संख्याओं के वर्गीकरण पे। अब साथियों देखो, क्योंकि हम
आदि मानव थे, क्योंकि हम पाषाण काल से विकसित हुए थे, हम बंदर से इंसानों में विकसित हुए थे, तो हम अलग अलग जगह थे। प्राकृतिक विशेषताओं ने और भौगोलिक विशेषताओं की वजह से, हमारे कल्चर की वजह से हम इधर उधर विस्थापित हुए, हमने ज्ञान का आदान प्रदान किया और हमारे काफ़ी सारे कल्चर, काफ़ी सारी सभ्यताएं बनी और उन सभ्यताओं के आधार पर हमने संख्याओं को बांटा है। तो हम क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर किस प्रकार से कर सकते हैं? बेस्ड ऑन सिविलाइजेशन यानी कि सभ्यताओं के आधार पर, बेस्ड ऑन नंबर ऑफ डिजिट्स अवेलेबल यानी कि किसी एक सिस्टम में कितने डिजिट्स हैं, कितने नंबर ऑफ डिजिट्स हैं या कितने नंबर ऑफ न्यूमरल्स हैं, उसके बेसिस पे हम एक वर्गीकरण कर सकते हैं। दूसरी बात, एक अलग प्रकार का वर्गीकरण करेंगे जहां पर हम डिफाइन करेंगे सेट बनाकर, सेट थ्योरी यानी कि समुच्चय बनाकर हम डेफिनेशन, हम उनकी परिभाषाएं बनाएंगे कि एक ही तरह की परिभाषा से अगर अलग अलग संख्याओं को प्रदर्शित किया जा सके तो हम उसके आधार पर भी वर्गीकरण करेंगे। तो अभी हम सबसे पहले शुरुआत करते हैं बेस्ड ऑन सिविलाइजेशन यानी कि संख्याओं के आधार पर। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, बचपन में हमने जब पंचांग वगैरह देखे हो या आज भी आप पंचांग वाले जो कैलेंडर देखते हो, उन कैलेंडरों में आप पाएंगे संख्याएं कुछ इस प्रकार लिखी जाती हैं। आज भी काफी वाणिज्य वर्ग जो है वो अपने बही खाते जो हैं वो इन्हीं तरह की संख्याओं से बनाते हैं। ये जो मेथड है, ये जो लिखने का तरीका है, ये हमारा देवनागरी लिपि में है और ये संस्कृत भाषा से इस्तेमाल किया गया है। पर संस्कृत भाषा से पहले हमारे पास थी ब्राह्मी, ब्राह्मी से हमने इसे बनाया है और ब्राह्मी से पहले हमारे पास तमिल भाषा थी। तो तमिल भाषा के अंदर गणित का जो इस्तेमाल किया करते थे हम, उस टाइम पे जो इवोल्यूशन हुआ उसमें हमने ब्राह्मी और खारोष्टी दो तरह की पद्धतियां इस्तेमाल की और उन्हीं पद्धतियों का विस्तृत रूप जो है हमारे पास क्या आया, भारतीय संख्या पद्धति यानी कि देवनागरी की लिपि में जो हम नंबर्स को लिखते हैं। उसके बाद इसी इंडियन सिस्टम को लिया अरेबिक्स ने। जब ये अरब के लोग भारत के अंदर व्यापार करने आए तो व्यापार करने के समय पर इन्हें यहाँ पर गणना के लिए जो सिस्टम देखा उन्होंने इसे अडेप्ट कर लिया और उन्होंने अरेबिक भाषा में इसको इस्तेमाल किया और वो ये रहा सिस्टम हमारे पास। इस सिस्टम में आप एक विशेष बात देखेंगे, यहाँ पर अधिकतर सिंबल तो हिंदी जैसे ही लग रहे हैं पर जीरो की जगह यहां पर क्या है, डॉट है। इस डॉट को कहा जाता है सिफर, इस डॉट को कहा जाता है सिफर और इसी डॉट को हटाकर हमने वापस से इस सिस्टम को मॉडिफाई किया और इसे यूज किया गया जीरो, जिसके बारे में अभी आगे पढ़ने वाले हैं। उसके बाद हमारे पास रोमन नंबर सिस्टम है। रोमन्स ने काफी योगदान दिया तो रोमन नंबर सिस्टम भी आज हम बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 जो ये आप सिस्टम देख रहे हैं ये रोमन नंबर सिस्टम है। उसके बाद आज जो प्रेजेंटली हर जगह विश्वव्यापी जो हम सिस्टम यूज कर रहे हैं उस सिस्टम को कहा जाता है इंडो अरेबिक नंबर सिस्टम, या इसे एक और नाम है रकम अल हिंद, जो मैं यहां लिख देता हूं, रकम अल हिंद। ठीक है दोस्तों, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। उसके बाद हमारे पास सभ्यताओं के आधार पर काफी सारे और नंबर सिस्टम है। अबजद नंबर सिस्टम है, हिब्रू नंबर सिस्टम है, खारोस्टी है, बेबीलोनियन है। बेबीलोन सभ्यता जो अपने स्पेस ऑब्जर्वेशन के लिए यानी कि अंतरिक्षीय खगोलीय गणनाओं के लिए जो बहुत विख्यात थी, वो भी एक अपना नंबर सिस्टम फॉलो करती थी, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। अच्छा, मैं एक बार आपको बेबीलोन के बारे में बता देता हूँ। बेबीलोन एक बहुत विस्तृत सभ्यता थी जहाँ कहा जाता है कि वहाँ पे हरियाली थी, वहाँ पे सोना था, पर उसके बाद ये सभ्यता लुप्त हो गई। इस सभ्यता की बात ये थी कि खगोलीय गणना, जैसे मैंने बताया कि खगोलीय गणनाओं में इनका बहुत नाम था और ये नॉन पोजिशनल सिस्टम इस यूज करती थी। नॉन पोजिशनल सिस्टम का मतलब क्या है कि हम अभी क्या यूज करते हैं, 1 0 जीरो की जिस प्लेस पर जीरो जितना अपना प्लेस बढ़ाता जाएगा उतना इस संख्या का मान बढ़ता जाएगा। यानी कि ये जो हमारा सिस्टम है किसी न्यूमरल की पोजीशन उस पूरी संख्या के मान को बदल देती है। तो इस सिस्टम को हम कहते हैं पोजिशनल नंबर सिस्टम। तो हमारे पास अमूमन जितने भी सिस्टम है गणित के, अमूमन सारे
पोजिशनल नंबर सिस्टम है, पर बेबीलोन एकमात्र ऐसा सिस्टम है, और भी हैं पर बेबीलोन एकमात्र ऐसा प्रचलित सिस्टम है जहां पर 60 का बेस था। 60 का बेस होने का मतलब 60 अलग अलग तरह के न्यूमरल थे, और बेबीलोन जो है वो नॉन पोजिशनल सिस्टम था। चलिए साथियों, अब इसके बाद हम बात करते हैं बेस्ड ऑन डिजिट्स अवेलेबल। हमने क्या बात कर ली? हमने बात कर ली सभ्यताओं के आधार पर वर्गीकरण कर लिया संख्याओं का। अब हम इसी वर्गीकरण को बेस्ड ऑन नंबर ऑफ डिजिट्स अवेलेबल, यानी कि उसमें कितने न्यूमरल्स हैं, कितने डिजिट्स हैं, उसके आधार पर हम बात कर लेते हैं। अगर किसी सिस्टम के अंदर हमारे पास एक ही डिजिट है, एक ही न्यूमरल है, तो उस सिस्टम को हम कहते हैं मोनरी। मोनरी सिस्टम जो है वो हमारा एकांकी भी होता है, और हम प्राय यूज करते आए हैं टेलीमार्क्स को। हम टेलीमार्क्स को यूज करते हैं, बचपन में हमने ये सिस्टम यूज किया है, 1 2 3 4 5। ये जो हमारा सिस्टम है ये हमारा टेलीमार्क्स है, और ये हम कहते हैं मोनरी नंबर सिस्टम। उसके बाद हमारे पास आता है बाइनरी नंबर सिस्टम। बाइनरी नंबर सिस्टम के अंदर हमारे पास होते हैं 0 और 1। 0 और 1 जो है हमारे पास दो न्यूमरल्स अवेलेबल हैं। मैं इसको यहां पर चेंज भी कर देता हूं ताकि आप कंफ्यूज ना हो। न्यूमरल अवेलेबल, तो हमारे पास दो न्यूमरल्स अवेलेबल हैं। हम यहां पर काफी सारे डिजिट्स बना सकते हैं, 0 1 1 0 0 1। ये हमारे पास बाइनरी नंबर सिस्टम का एग्जाम्पल है। यहां पर जो हमारा नंबर्स है, नंबर ऑफ न्यूमरल्स जो है, हमारे पास दो न्यूमरल्स जो हैं, इन नंबर ऑफ न्यूमरल्स को क्या कहते हैं हम? बेस या फिर रेडिक्स। यानी कि मैं अगर कहूंगा कि बाइनरी नंबर सिस्टम का बेस क्या है, तो बाइनरी नंबर सिस्टम का बेस जो है वो है 2। वही बात करते हैं ऑक्टल नंबर सिस्टम की, तो ऑक्टल नंबर सिस्टम जो है वो हमारा 8 नंबर्स का सिस्टम होता है, जो कि हमारा 0 से लेकर 7 तक चलता है। तो यानी कि ऑक्टल नंबर सिस्टम का जो बेस है वो क्या हुआ? हमारा बेस जो है 8 है। उसके अलावा हमारे पास सेप्टेनरी नंबर सिस्टम भी होता है। सेप्टेनरी नंबर सिस्टम का मतलब ऐसा नंबर सिस्टम जिसके अंदर 7 न्यूमरल्स हैं, 7 वैल्यूज हैं। ऐसा नंबर सिस्टम हमने कहाँ यूज किया है? हम हमेशा यूज करते हैं भारतीय सभ्यता के अंदर सेप्टेनरी नंबर सिस्टम का बहुत महत्व है। 7 का आंकड़ा जो है वो हमारे यहाँ बहुत प्रचलित है। हमारे जो हफ्ता है, हमारा जो वीक है, हमारे सप्ताह के अंदर 7 दिन होते हैं, तो हम सेप्टेनरी नंबर सिस्टम वहां पे यूज करते हैं। उसके अलावा हमारे पास 9 बेस वाला नंबर सिस्टम जो है वो ब्राह्मी और अबजद नंबर सिस्टम है, जो इवॉल्व नहीं हुए थे। उसके बाद हमारे पास आता है 10 नंबर का सिस्टम, डेनरी नंबर सिस्टम, या फिर कहें डेसिमल नंबर सिस्टम, या फिर कहें दशमलव नंबर सिस्टम, जिसे हम सबसे ज्यादा यूज करते हैं, सबसे ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। इस नंबर सिस्टम को कहा जाता है डेसिमल नंबर सिस्टम। और इसका बेस क्या है? इसका बेस है 10, और इसमें नंबर अवेलेबल हैं 0 से लेकर 9 तक। 0 से लेकर 9 तक। उसके बाद जैसा कि मैंने बात की, और भी काफी सारे बेस है, 20 है, विगिसिमल है, विगिसेंसन है। उसके बाद हमारे पास सेक्सागेसिमल नंबर सिस्टम है, जो बेबीलोन यूज करता था, यानी कि 60 के बेस वाला नंबर सिस्टम। चलिए साथी, अब हमें दो चीजें क्लियर हो चुकी है। एक हमारा नंबर सिस्टम बेस्ड ऑन सिविलाइजेशन, एक हमारा नंबर सिस्टम बेस्ड ऑन बेस और रेडिक्स और नंबर ऑफ न्यूमरल्स अवेलेबल। अब बात करते हैं कि हमें जो हमारी जो कॉमन लाइफ चलती है, हम जो नॉर्मल जिंदगी यूज करते हैं, जिसमें हम इंडो अरेबिक नंबर सिस्टम यूज करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, हम इनमें से कुछ विशेष नंबरों की बात कर लेते हैं। सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट नंबर जो बाद में सबसे इंपॉर्टेंट हुआ, सबसे प्रचलित हुआ, वो हुआ 0। हमने गाना भी सुना है मुकेश कुमार जी का, जब 0 दिया मेरे भारत ने मेरे भारत ने, तारों की गिनती तब आई। तो दोस्तों, ये जो 0 है, ये जो शून्य है, ये शून्य का चिन्ह और ये शून्य सबसे पहली बार किसने दिया है? सन 628 सीई यानी करंट एरा जो अभी चल रहा है। इस करंट एरा के अंदर शून्य की खोज सबसे पहले ब्रह्मगुप्त ने दी। सन 628 सीई के अंदर उन्होंने अपने एक रिसर्च पेपर के अंदर, एक आर्टिकल के अंदर उन्होंने बताया। हॉर्न के लिए खेद है,
कोई सज्जन परेशान हो रहे हैं शायद। चलिए बात करते हैं शून्य। आप सभी ने तो ये सुना होगा कि शून्य की खोज तो आर्यभट्ट ने की है। नहीं दोस्तों, शून्य की खोज आर्यभट्ट ने नहीं की है। शून्य की खोज जो है वो ब्रह्मगुप्त ने की। ये जो चिन्ह, ये जो शून्य है, इसकी परिभाषा जो है वो ब्रह्मगुप्त ने दी। ब्रह्मगुप्त कौन थे? ब्रह्मगुप्त हमारे राजस्थान के भीनमाल सिटी के निवासी थे, जो बाद में उज्जैन स्पेस ऑब्जर्वेटरी जो है, उज्जैन खगोल लैब जो है हमारी, वहाँ पर उन्होंने काम किया। वहाँ पर उन्होंने काफ़ी सारे काम किए, काफ़ी सारी खगोलीय गणनाएं की, पर उसके साथ साथ उन्होंने कुछ बहुत बेसिक काम किए। आप सभी साथी बचपन में जब आपने जोड़ बाकी किया होगा तो आपने जोड़ने का और भाग देने का और गुणा करने का तरीका ऐसा ही सीखा होगा। ऐसा कैसे सीखा होगा? आपने 24 लिखा, 24 के नीचे 25 लिखा, उसके आगे चिन्ह लगाया, 2 बराबर के निशान लिखे, उसमें आंसर्स को जोड़ना शुरू किया। तो ये जो तरीका था ये भी ब्रह्मगुप्त ने दिया। ये जो तरीका था, ये जो तरीके का मतलब माइनस की संख्या माइनस से गुणा होकर पॉजिटिव दे देती है, यह भी सबसे पहली बार ब्रह्मगुप्त जी ने दिया। हालांकि वो इसे स्पष्ट नहीं कर पाए, इसके पीछे का तर्क नहीं दे पाए, पर सबसे पहले उन्होंने ये दिया। उसके अलावा क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपने सुनी होंगी। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस जो हैं उनको सोल्व करने का सबसे पहला तरीका जो है, सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म जो है, वो भी ब्रह्मगुप्त ने दी। तो फिर आर्यभट्ट ने क्या कहा? आर्यभट्ट ने जीरो का इस्तेमाल प्लेस वैल्यू सिस्टम जो था, जिसके बारे में हमने यहाँ पर डिस्कशन किया था, जीरो का इस्तेमाल प्लेस वैल्यू सिस्टम में पहली बार आर्यभट्ट ने किया। और उसके बाद से जीरो आम जन में प्रचलित हुआ। इसलिए कई जगह यह माना जाता है कि जीरो की खोज जो है वो आर्यभट्ट ने की थी, परंतु जीरो की खोज नहीं, जीरो की खोज तो ब्रह्मगुप्त ने की थी। जीरो के इस्तेमाल की खोज हम ये कह सकते हैं कि आर्यभट्ट ने की है। चलिए उसके बाद हम जीरो की बात करते हैं। जीरो एडेड इन एनी नंबर डज नॉट इंक्रीज और डिक्रीज द नंबर, यानी कि हम ये कह सकते हैं जीरो एक ऐसी एडिटिव आइडेंटिटी है जो किसी भी संख्या में जुड़ने पर या उस संख्या से घटने पर उस संख्या के मान में कोई परिवर्तन नहीं लाती है। इसे हिंदी में कहा जाता है, जीरो जो है किसी भी संख्या का योज्य तत्समक है, यानी कि वो उसके मान में कोई वृद्धि या घटोतरी नहीं कर सकता है। दूसरा हमारे पास इंपॉर्टेंट डिजिट है या न्यूमरल जो है, जो संख्या है, सबसे पहली वो 1 है। 1 हम इसको अलग अलग तरीके से लिखते हैं। ये पहली संख्या है। जब भी हमारे दिमाग में कभी भी किसी चीज को गिनने की बात आती है तो हम सबसे पहले गिनते हैं 1 2 3 4 5। हमारी शुरुआत ही गिनती की प्राकृतिक तौर पे 1 से होती है, तो इट इज द फर्स्ट नंबर यूज्ड इन काउंटिंग। उसके बाद हम बात करेंगे ये एक जो है, क्या ये भी एडिटिव आइडेंटिटी है? नहीं, एक एडिटिव आइडेंटिटी नहीं है, योज्य तत्समक नहीं है, परंतु एक जो है वो गुणात्मक तत्समक है। गुणात्मक तत्समक का मतलब एक जो है, एक को किसी भी संख्या से गुणा किया जाए उस संख्या के मान में कोई वृद्धि नहीं होगी, कोई घटोतरी नहीं होगी। एक का भाग किसी संख्या में दिया जाए तो भी उस संख्या के मान में कोई घटोतरी, कोई बढ़ोतरी नहीं होगी। उसके बाद हम बात करें 2 की। 2 ये हमारा ओनली इवन प्राइम नंबर है, यानी कि ये इकलौता ऐसा प्राइम नंबर है। जितने भी प्राइम नंबर हमने पूरी दुनिया में आज तक खोजे हैं और जिनकी भी खोज चलती जा रही है आगे से आगे, उन सभी प्राइम नंबर्स में 2 इकलौता इवन यानी कि सम अभाज्य संख्या है। उसके अलावा ये पहला प्राइम नंबर भी है, ये पहली अभाज्य संख्या भी है। उसके बाद हम बात करें 3 की, तो 3 जो है ये हमारे पास पहला विषम अभाज्य संख्या है, यानी कि पहला ओड प्राइम नंबर है। उसके बाद हम बात करें 4 की, तो 4 हमारे पास पहला कंपोजिट नंबर है। पहला कंपोजिट नंबर होने का मतलब क्या है साथियों? कंपोजिट नंबर की डेफिनेशन में ये समझा सकता हूं कि अभाज्य संख्याएं जो थी, अभाज्य संख्याओं में केवल 2 ही गुणनखंड होते हैं। जैसे अगर मैं 2 की बात करूं तो 2 के गुणनखंड हुए 1 और 2। अगर मैं 3 की बात करूं तो 3 के भी हुए 1 और 3। अगर मैं 9 की बात करूं, नहीं, मैं 9 की बात नहीं कर सकता क्योंकि 9 अभाज्य संख्या नहीं है। 9 के गुणनखंड क्या होंगे? 1 3 3 1 3 3, ये हमारे पास
9 के गुणनखंड हैं। पर मैं 9 की बात अभी नहीं करूंगा, मैं सबसे पहला कंपोजिट नंबर ढूंढ रहा हूं। सबसे पहला जो भाज्य संख्या है मेरी वो है 4, जिसके गुणनखंड हैं 1 2 2 1 2 2 और 4, यानी कि इसके 4 गुणनखंड हैं, इसके 4 गुणनखंड हैं। अगर मैं इसको स्वयं को हटा दूं तो इसके 3 गुणनखंड बचते हैं फिर भी, इसलिए इसे पहला कंपोजिट नंबर भी कहा जाता है, पहली भाज्य संख्या भी कही जाती है। चलिए साथी, अब मैं इसको मिटा देता हूं एक बार के लिए और अपन शुरुआत करते हैं डिजिट्स के न्यूमरल्स की या डिजिट्स के न्यूमेरिकल्स की। मेरा ख्याल है आप सभी लोगों ने नोट कर लिया होगा, तो मैं मिटा देता हूं क्योंकि मैंने थोड़ी जल्दी कर दी, इसके लिए मैं माफी भी चाहूंगा आप लोगों से। हाँ जी, हम डिजिट्स की बात कर लेते हैं। सबसे पहला सवाल, इस संख्या में कितने डिजिट्स हैं? इस संख्या में कितने डिजिट्स हैं? क्योंकि ये रिकॉर्डेड क्लास है तो मैं सीधे सीधे ही आपको आंसर दे देता हूं। 2 मिनट का पॉज में लूंगा ताकि आप लोग, 2 मिनट नहीं एक्चुअली कुछ सेकंड का मैं पॉज लूंगा ताकि आप लोग रुक सकें, अपने दिमाग में इसका आंसर बना सकें और फिर चेक कर सकें। तो इस संख्या का आंसर जो है, इस संख्या में कितने डिजिट होंगे? इस संख्या में 3 डिजिट होंगे, 3 डिजिट होंगे। कितनी संख्याएं हैं इसमें और कितने डिजिट हैं इसके अंदर? कितनी संख्या है इसके अंदर और कितने अंक हैं इसके अंदर? इसमें एक ही संख्या है और इसके अंदर 4 अंक हैं, इसमें 4 अंक हैं। चलिए इसके आगे हम बात करते हैं दशमलव वालों की। अगर मैं यहां दशमलव लगा देता हूं, यहां पर कितनी संख्याएं हैं? यहां पर कितनी संख्याएं हैं? एक बार देख के बताइए, आप सोचिए। इसमें चूंकि दशमलव लगा हुआ है तो ये पूरी की पूरी एक ही संख्या है, पर इसमें अंकों की संख्या कितनी है? इसमें अंकों की संख्या आप सोच रहे होंगे क्योंकि पहले 4 थी तो इस बार भी 4 होगी, पर साथियों जब दशमलव लग जाता है तो दशमलव के बाद के अंकों को नहीं गिनते हैं। जब अंक की बात होती है, जब डिजिट की बात होती है तो इस संख्या में केवल 2 ही डिजिट हैं, इस संख्या में केवल 2 ही डिजिट हैं। हाँ, दशमलव अंक यानी कि डेसिमल डिजिट्स जो हैं, डेसिमल डिजिट्स हमारे पास ये हैं, पर डेसिमल के बाद हमारे पास कितने यूनिक डिजिट्स हैं? हमारे पास 2 ही डिजिट्स हैं। पर डेसिमल के बाद कितने अंक आ सकते हैं? डेसिमल के बाद तो अनंत अंक आ सकते हैं, डेसिमल के बाद अनंत अंक आ सकते हैं। मैं क्या कह रहा हूं? अनंत अंक आ सकते हैं, पर यहां पर अलग अलग अंक, जहां पर ये संख्या समाप्त हो रही है, कितने अंक हैं दशमलव के बाद? 2 अंक है। और इस पूरी संख्या की अगर मैं बात करूं, इस पूरी संख्या में अंक कितने, अगर आपसे ये पूछा जाए तो इस संख्या में केवल और केवल 2 अंक है। और इस संख्या में कितनी संख्याएं हैं? इस संख्या में केवल एक संख्या है, 12.24। चलिए बात करते हैं यहां कितनी संख्याएं हैं और प्रत्येक संख्या में कितने कम से कम अंक हैं, कितने ज्यादा से ज्यादा अंक हैं। एक बार सोच के बताएं, इस सवाल को सोचने की कोशिश करें। यहां साथियों देखिए एक बार, यहां पर क्योंकि कोमा लग चुका है, कोमा लगने का मतलब है, कोमा जो है वो एक तरह का सेपरेटर है, एक तरह का विभाजक है कि वो ग्रुप बना देता है, अलग अलग बांट देता है। तो इसका मतलब 1 2 3 4 5 12 जो है मेरा पूरा का पूरा कोमा के बाद है, यानी कि 12 मेरी अकेली एक संख्या है। 1 2 3 4 5 मेरे पास कितनी संख्याएं हैं? मेरे पास 5 संख्याएं हैं, मेरे पास 5 तो संख्याएं हैं। और मेरे पास कम से कम अंक कितने हैं? कम से कम अंक मेरे पास 1 है, 1 1 1 1, कम से कम मेरे पास 1 है। अधिक से अधिक अंक जो है मेरे पास कितने हैं? 2 हैं। दशमलव के बाद कितने अंक हैं? दशमलव के बाद हमारे पास दशमलव है ही नहीं, तो हमारे पास दशमलव के बाद 0 अंक हैं। चलिए इसके बाद हम बात करते हैं, इसके बाद हम इसे थोड़ा सा और बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं।
जैसे सवाल कंपटीशन में पूछे जाते हैं, भारत के अंदर मैथमेटिक्स का जो सर्वोच्च एग्जामिनेशन होता है वो होता है ISI इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट, उसके अलावा CMI चेन्नई मैथमेटिकल इंस्टीट्यूट, उसके अलावा IIT इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, उसके अलावा रेलवे, बैंकिंग, पटवारी, RPSC, UPSC, सभी तरह की जो पब्लिक कमीशंस हैं और सभी तरह के जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं जहां पर मैथमेटिक्स के सवाल पूछे जाते हैं, वहां पर नंबर सिस्टम से काफ़ी सारे सवाल आते हैं। और नंबर सिस्टम में जब डिजिट्स की और न्यूमरल्स की बात आती है तो ये सबसे बेसिक हैं जो बच्चों को नहीं पता होते हैं, यहां से वो काफ़ी सारे सवाल पूछते हैं। तो ऐसा ही एक सवाल है कि 1 से लेकर 9 तक की संख्याओं में कितने डिजिट्स हैं। 1 से लेकर 9 तक की संख्याओं में कितने डिजिट्स हैं। प्रत्येक संख्या में केवल एक ही तो डिजिट है, प्रत्येक संख्या में केवल एक ही डिजिट है। और कुल कितनी संख्याएं हैं, कुल कितनी संख्याएं हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो हमारे पास 9 संख्याएं हैं। नंबर कितने हैं हमारे पास, 9 संख्याएं हैं। तो यानी कि हमारे पास कुल डिजिट कितने हुए, 9 हुए। उसके बाद हम बात करते हैं हमारे पास 1 से लेकर 19 तक कितने डिजिट होंगे साथी, जरा सोच के बताएं। ऐसे बहुत आसान है, आपको दिमाग जरा सा चलाना है, एक बार सोच के देखना है कि इसमें क्या हो सकता है। देखिए 1 से लेकर 9 तक मैं निकाल चुका हूं, यानी कि मेरी गिनती कैसे होगी, अगर मैं 1 से लेकर 19 को 2 भागों में बांट दूं तो 1 से लेकर मेरे पास पहले 9 होगा, उसके बाद 10 से लेकर मेरे पास 19 होंगे। तो 1 से लेकर 9 तक में तो कितने अंक थे, अगर मैं इनको 2 भागों में बांट दूं तो 1 से लेकर 9 तक के लिए तो मेरे पास पहले ही लिखे हुए हैं, मेरे पास 9 अंक हैं, कुल 9 अंक है। टोटल डिजिट जो है मेरे पास कुल 9 है। और मेरे पास 10 से लेकर 19 तक, तो प्रत्येक संख्या में कितने डिजिट्स हैं, प्रत्येक संख्या में मेरे पास 2 डिजिट्स हैं, हर एक संख्या में 2-2 डिजिट हैं। और मेरे पास कुल कितनी संख्याएं हैं, आप एक बार अगर गिन के बताएंगे तो आप पाएंगे 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, यानी कि मेरे पास कुल 10 संख्याएं हैं, मेरे पास कुल 10 संख्याएं हैं। 10 यानी कि अगर मैं देखूं तो 20, और अगर मैं कहूं 1 से लेकर 19 तक मेरे पास कितनी संख्याएं हैं, तो मेरे पास कुल जो है, कुल संख्याएं कितनी हुई, कुल संख्याएं मेरे पास हुई 9 और 10 19। और मेरे पास कुल अंक कितने हुए, कुल डिजिट्स कितने हुए उन संख्याओं में, मेरे पास कुल अंक हुए 29। मेरे पास कुल उन संख्याओं में डिजिट कितने हुए, 29। अच्छा चलो इसे आगे बढ़ाते हैं, थोड़ा सा इसे थोड़ा बड़ा करने की कोशिश करते हैं ताकि हम समझ पाएं। 1 से लेकर 99 तक में हमारे पास कितनी संख्याएं हैं, कितने अंक हैं, माफ करना कितने अंक हैं। तो हमारे पास अंक ज्ञात करने के लिए, क्योंकि हमने पहले 1 से लेकर 9 तक के, यानी कि जो हमारे पास एक अंक वाली संख्याएं थी उनको तो हमने पहले ही लिख रखा है 9। और अब मुझे क्या करना है, 10 से लेकर 99 तक की संख्याओं को पता लगाना है, जो मेरे पास कुल कितनी होंगी, प्रत्येक संख्या में 2 डिजिट हैं और मेरे पास कुल संख्याएं कितनी होंगी 89, क्योंकि 99 में से मैंने 9 घटा दी है। 99 में से 9 तो मेरी एक अंक की संख्याएं थी, उन्हें मैंने हटाने के बाद मेरे पास क्या बचेगा 89। और ये मेरा क्या होगा, 9 दूनी 18 का 8, हासिल लगा 1, 2 8 16, 16 और 1 17। आई समझ में, मैंने क्या किया, मैंने इसे मल्टीप्लाई कर दिया है। 9 दूनी 18 का 8, हासिल लगा 1, 8 दूनी 16, 16 और 1 17। मेरे पास 178 अंक हैं, कहां से कहां तक, 10 से लेकर 99 तक। तो मेरे पास कुल 1 से लेकर 99 तक मेरे पास कितने अंक होंगे, 178 प्लस 9, यानी कि 8 दूनी 16 और 17 से लगे 8
187, यानी कि 187 अंक जो हैं वो मेरे पास क्या होंगे, 187 अंक जो हैं मेरे पास होंगे 1 से लेकर 199 तक की संख्याओं में। आप चाहें प्रैक्टिस के लिए इसे और आगे तक समझ पाएंगे। इन उदाहरणों को आप एक बार, अगर आपको कोई कंफ्यूजन हो, आप वीडियो को थोड़ा सा पीछे करके देखें, आप एक बार दोबारा से समझने की कोशिश करेंगे, मुझे लगता है ये बहुत आसानी से आपको समझ में आ जाएंगे। चलिए इससे रिलेटेड एक और बड़ा अच्छा और बड़ा मजेदार सवाल करते हैं। उस सवाल के 2-3 हम उदाहरण ले लेते हैं ताकि आपकी एक क्लियरिटी हो। उसके बाद हम इस वीडियो को आज के को समाप्त करते हैं। मान लीजिए कोई संख्या है, कोई इकलौती संख्या है, कोई इकलौती संख्या है, मैं कोमा नहीं लगा रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। एक मैं इकलौती संख्या बना रहा हूं जिसमें मैं सभी नंबर्स को, सभी संख्याओं को एक के बाद एक जोड़ रहा हूं। जैसे 1 2, कोमा नहीं लगा रहा हूं मैं, माफ कीजिएगा, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और इस तरह। मैथमेटिक्स में एक और सिंपल सी बात जो काफ़ी लोगों को नहीं पता होती है, आप एनसीईआरटी या फिर किसी भी तरह की स्टैंडर्ड बुक में जब आप पाएंगे, तो जब हम यूँ डॉट 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 लगाते हैं तो काफ़ी सारे टीचर डॉट 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 नहीं होता है। इसका मतलब होता है 3 बिंदु ही आते हैं, एंड सो ऑन, और इस तरह, यानी कि इसके आगे तक हम बढ़ते जाएंगे इसी प्रारूप में। और मान लीजिए कि इसके आगे 63 डिजिट्स हैं। इसके आगे का मतलब इस पूरी संख्या में, इस पूरी संख्या जो संख्या बनेगी मेरी, ये जो पूरी संख्या बनेगी मेरी, ये 63 डिजिट्स तक, ये संख्या जो है इस पूरी संख्या में मेरी 63 डिजिट्स हैं। इस पूरी संख्या में मेरी टोटल 63 डिजिट्स हैं। और इस संख्या का पैटर्न क्या है, ये संख्या आगे बढ़ती जा रही है। जो हमारी नॉर्मल काउंटिंग है उसी को हम जोड़ते जा रहे हैं। तो आपको बताना है इस एक्सप्रेशन के, इस पूरे संख्या के आखिरी के 4 अंक आपको बताने हैं। एक बार दोबारा से समझिएगा, मेरी एक संख्या है जो कहाँ से शुरू हो रही है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 आगे तक चलती जा रही है। और इस संख्या के अंदर ये 10 नहीं है, एक्चुअली में ये पूरी संख्या क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 0 1 2 1 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 1 9 2 0 2 1 2 3 2 5, है ना। ऐसे करके इस पूरी संख्या के अंदर कुल मेरे पास 63 डिजिट्स हैं। इस पूरी संख्या के अंदर कुल मेरे पास 63 डिजिट्स हैं। तो आप मुझे ये बताइए कि इस संख्या की, ये जब इस संख्या को अंत तक मैं लिख दूंगा, 63 डिजिट्स तक मैं लिख दूंगा, तो आखिरी के 4 अंक मेरे पास क्या होंगे। सोचिए और एक बार करने की कोशिश कीजिए। चलिए मैं बताता हूं आपको। अब देखिए मेरे पास 63 डिजिट्स है, मेरे पास 63 डिजिट्स है और पैटर्न मेरे पास क्या बन रहा है, 1 से लेकर 9 तक की संख्या है और उसके बाद फिर 2 अंकों की संख्याएं होंगी। 1 से लेकर 9 तक की संख्या है, 1 से लेकर 9 तक की संख्या है। यानी कि मेरे पास नंबर कितना हुआ, नंबर मेरे पास हुए 9 और डिजिट मेरे पास कितने हुए, 1, यानी कि टोटल मेरे पास 9 हो चुकी। 63 में से मैं 9 को घटा दूं पहले, यानी कि 9 डिजिट्स तो मैं गिन चुका, 9 डिजिट्स तो मैं गिन चुका और 9 तक की संख्या है, मेरे को वैसे भी पता थी 9 तक की संख्या है, मैं गिन चुका। कितना रहा बताएं एक बार, 9 10 11 12 13 4 और इधर कितना बचा, 5, 54 हमारे पास बचे। अब देखिए आप ये देखिए कि 10 से लेकर मैं कितने तक जाऊं, 10 से लेकर कितने तक जाऊं कि मेरे पास कुल जो हैं वो अंक हो जाए 54। यानी कि मुझे n नंबर कितने तक जाना है, मुझे वो संख्या नहीं पता है, संख्या नहीं पता होने का मतलब मेरा क्या है, मैं यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा दूं। पर मेरे पास डिजिट पता है कि 10 से लेकर और आगे तक की जो भी संख्याएं होंगी, क्योंकि मैंने पहले लिखा था कि मेरे पास 100 तक की 2 डिजिट वाली जो संख्याएं थी वो 187 तक आती हैं, 187
187 ही था शायद, मैंने भूल गया मैं। 187 जो संख्याएं थी हमारे पास, 187 अंक जो थे वो कहाँ तक आते हैं, 1 से लेकर 99 तक की संख्याओं में आते हैं। तो ये 63 है, यानी कि 2 डिजिट की ही संख्या होगी, यानी कि डिजिट मेरे पास 2 ही होंगे। तो क्या मैं इस एक्सप्रेशन से, मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करके ही तो ये निकाला करता था, क्या मैं इससे इस क्वेश्चन मार्क को पता कर सकता हूं? मैं इसको क्वेश्चन मार्क को पता कर सकता हूं बिल्कुल, 54/2 यानी कि 54 डिवाइड बाय 2, जो कि मेरे पास क्या होगा, 2 दूनी 4 और 2 सत्ते 14, यानी कि मेरे पास ये होगी 27 तक, ये मेरे पास होगी 27 तक, यानी कि मेरे पास कुल 27 संख्याएं हैं, कुल 27 संख्याएं हैं, 10 से लेकर कुल 27 संख्या है। तो 10 से लेकर 27 संख्या होने का मतलब क्या है, मेरे पास 37 तक संख्या है, मेरे पास 37 तक संख्या है। और इस 37 तक की संख्या को अगर मैं आगे लिखूं तो मेरे पास ये क्या होगी, 1 से लेकर 37 तक की संख्या जो है वो एक ही एक्सप्रेशन में लिखी जाएगी, यानी कि यानी कि अगर मैं इसको आगे करूं तो यहां पर मेरे पास क्या होगा, आखिरी में 36 और 37 मेरे पास, क्योंकि 37 संख्याएं हो चुकी है, 10 से लेकर 37 संख्याओं में 54 अंक आ जाते हैं, और 1 से लेकर 9 तक में मेरे पास 9 अंक आ जाते हैं, और 9 और 54 मेरे पास 63 डिजिट हो जाते हैं जितने मुझे दिए गए हैं। तो मेरे पास ये कुल एक्सप्रेशन जो है वो इस प्रकार बनेगा, कुल एक्सप्रेशन मेरे पास इस प्रकार बनेगा। और इस एक्सप्रेशन में आप देखेंगे कि आखिरी के 4 अंक जो हैं वो क्या हैं, 3637। ठीक है, आई बात समझ में? एक बार इसे आप प्रैक्टिस कीजिएगा, एक बार इसे प्रैक्टिस कीजिएगा। अगला जो वीडियो होगा उसके इंट्रोडक्शन से पहले एक बार मैं फिर से किसी तरह का उदाहरण लूंगा ताकि आपको एक बार रिवाइज हो जाए। तो आप मेरा नेक्स्ट वीडियो भी देखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम इसका पार्ट 2 समझेंगे, जहां पे हम नंबर्स को उनकी प्रॉपर्टीज की, उनके डेफिनेशन के बेसिस पे क्लासिफिकेशन करेंगे, जिसके अंदर हम नेचुरल नंबर सिस्टम, होल नंबर सिस्टम, हमारे पास इंटीजर्स, सम, विषम, ऑड, इवन और रेशनल नंबर सिस्टम, अपरिमेय संख्याएं, परिमेय संख्याएं, अभाज्य संख्याएं, उन सारी संख्याओं के बारे में हम बात करेंगे। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।